बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडिया SWIFT में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीचिंग। आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाने वाला हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 8 है। ये आपके में अलग अलग हो सकते हैं। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जो कई कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे कठिन भी होता है। कठिन बस इसलिए क्योंकि हर एक अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग संयोजन दी जाती है, और संयोजन इतना कठिन हो जाता है, इतनी बारीकी होती है कि अगर आपने ध्यान से भी बनाया होगा तब भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, और कहीं लाभ हानि आंसर नहीं आता, या कहीं सकल लाभ नहीं आता, या कहीं तलपट चिट्ठे का योग नहीं आ पाता। तो चलिए देखते हैं इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। आज मैं आपको उदाहरण 5 बताने वाला हूँ। उसमें हम देखेंगे नॉर्मल जो व्यापार खाते बनते हैं उसमें नॉर्मल व्यापार खाता नहीं बनेगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, निर्माण के खाते बनेंगे। निर्माण के खाते का प्रारूप क्या होता है अभी तक मैंने नहीं बताया है। तो जो बच्चे इस साल फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं और जो फेल होकर के फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं, आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। अभी आपके पास पुस्तक होगा तो आप निकाल के बैठ सकते हैं, पुस्तक नहीं होगा तो फिर ध्यान से देखिएगा। समय समय पे मैं आपको क्वेश्चन इस तरह से दिखाते रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एडिट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वीडियो अपलोड होती है। तो ये आप देख सकते हैं उदाहरण 5। देखिए बाकी क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है मैं आपको ये भी बताता हूँ। बाकी के मैं आपको कुछ उदाहरण क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि ये उदाहरण 6। इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका तलपट स्टार्ट हुआ है, नीचे से पूरा संयोजन लास्ट में है, ठीक है। ऐसे ही सभी क्वेश्चनों के साथ है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में देखिए इस तरह से तलपट के मान दिए जाते हैं, संयोजन लास्ट में दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके व्यापार लाभ हानि खाते बनते हैं। लेकिन आप 5वां को ध्यान से देखिए। 5वां में क्वेश्चन के तुरंत बाद संयोजन है और बाद में फिर तलपट दिया हुआ है। तो ये इसका साइन है, जिसमें संयोजन सबसे पहले दे दे उसमें आप समस्त मदों को ध्यान से पढ़िए। इसमें निर्माण संबंधित बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। तो जहाँ पर आपको निर्माण संबंधित मिले वहाँ पर निर्माण के खाते तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो बनेगा कैसे, इसके लिए आपके पास क्वेश्चन होगा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक काम करो, अगर आपके पास 2 फोन होगा तो अभी एक फोन से जैसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया, आपको क्या कर लेना है, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और अगर फोन नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को रोक करके आप पहले क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी देख लूँ कि ठीक से दिख रहा है कि नहीं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसमें ये मुख्य संयोजन है, जिसमें प्लांट पर और फर्नीचर पर 5% ह्रास, अदद मजदूरी है 600, वेतन है 250, अदद ब्याज है ऋण पर 125 रुपये, अंतिम स्कंद 16,000 रुपये, और संदिग्ध ऋण है देनदारों के लिए 400 रुपये का संचय बनाना है। और यहाँ पर आपको निर्माण संबंधी बहुत सारे खर्चे व्यय इत्यादि मिलते हैं, ठीक है। प्रारूप क्या होता है चलिए हम उसको समझते हैं, निर्माण खाते का, ठीक है। तो हाँ, आपको नोट कर लेना है प्रारूप। सबसे पहले प्रारूप, ठीक है। कमरे में तो मेरी काफी गर्मी होती है, पंखा चालू करूंगा थोड़ी देर में, अभी नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले आप प्रारूप नोट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, निर्माण खाते, साथ ही साथ व्यापार एवं लाभ हानि खाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, यहां लिख देता हूं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट। यहां पर हम एग्जाम्पल 5 देखने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 जिसमें आपको निर्माण खाता व व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार करना है, ठीक है। ये मैं एक बार चेक करता हूँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। पूरा फोकस मैं बोर्ड पे कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको जो भी मैं लिखूंगा वो स्पष्ट दिखेगा, सिवाय मेरे, मैं भी देखूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा ऑयली वाली लिखूंगा, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखना है। अब चूंकि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको समझना चाहते हैं कि क्या क्या ये मैंने लिखा है, तो निर्माण को बच्चा मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप हेडिंग लिख सकते हैं। कौन से वर्ष के लिए, तो 2019 31 मार्च दिया है, तो फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2019 ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको सबसे पहले वही लिखना है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो पहले कॉलम तैयार कर लेते हैं। कॉलम होता है आपका विवरण राशि, ठीक है, फिर से विवरण और ये इसकी राशि। ठीक, तो विवरण राशि आप समझ सकते हैं। विवरण राशि, विवरण को आप पर्टिकुलर भी बोलते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स। ठीक है, यही रहेगा जिसको आपको दो बार लिख लेना है। यहाँ भी पर्टिकुलर अमाउंट्स, यहाँ भी पर्टिकुलर अमाउंट्स। विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक है, टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो आपका हेडिंग रहेगा। रॉ मटेरियल ठीक, ये आपको लिख लेना है, टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, इसके बाद ध्यान देना, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? हिंदी में इसे हम कहेंगे कच्चे माल या निर्मित माल की लागत। ठीक है, कंज्यूम्ड। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या जोड़ना होता है, याद रखना। सबसे पहले आपको टॉप में लिखना है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम बोलते हैं प्रारंभिक स्कंद। अब मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ तो बच्चे डायरेक्ट यहाँ प्रारंभिक स्कंद लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितनी है आप देखेंगे। प्रारंभिक स्कंद आपका 20,000 रुपए है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 20,000 रुपए को। याद रहे ये अंदर में लिखना है, अभी हमें अमाउंट में नहीं लिखना है, पर्टिकुलर के कॉलम में लिखना है, विवरण के अंदर लिखना है। ठीक है, इसके तुरंत नीचे आप परचेस लिखते हैं। परचेस मतलब क्रय, और क्रय में आपको जोड़ना होता है क्रय पर जो भी खर्चे हुई हैं, गाड़ी भाड़ा का खर्च, आगमगत खर्च बोलते हैं और इंग्लिश में कैरेज इनवार्ड बोलते हैं, उसको जोड़ा जाता है। तो पहले देखिए क्रय 82,000 का है। कितने का है? 82,000 का। तो आप लिखेंगे एड परचेस। तो परचेस है आपका 82,000। इसमें आपको क्या प्लस करना है बच्चों? कैरेज इनवार्ड। ठीक है, कैरेज इनवार्ड को प्लस करना होता है, और जो कि कितना है वो भी देख लेते हैं। तो वो है आपका 500 रुपए। तो ये 500 हम प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 82,500। ठीक है, अब कई बच्चे क्वेश्चन को भूल चुके होंगे क्योंकि मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, तो देख लो क्वेश्चन। हाँ, अभी मैं जूम करूँगा तो फिर ये हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये अगर साफ दिख रहा है ना तो अभी चलो क्वेश्चन को बस बोलते जा रहा हूँ तो सुनते जाओ। ठीक है, मैंने बोला आगमगत व्यय जो है कैरेज इनवार्ड वो 500 रुपए है। ठीक है, ये आपने जोड़ लिया। इसके बाद क्या करना होता है, इसमें से अगर कुछ माल वापस हुआ है क्रय वापसी, तो उसको माइनस करना होता है। ठीक है, तो लेस करना है आपको परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, तो रिटर्न कितने का हुआ है? 2,000 रुपए का रिटर्न हुआ है, तो 2,000 आप माइनस करेंगे तो ये 80,500 हो जाएगा। ठीक है, याद रहे सबसे पहले आपको लिख लेना है ओपनिंग स्टॉक, जो टॉप में रहे और सबसे साइड में रहे। ठीक है, अमाउंट से जस्ट पहले साइड में, लास्ट तरफ, और थोड़ा इधर स्पेस में इधर थोड़ा आपको लिखना है। उसकी जस्ट नीचे परचेस। परचेस में जोड़ा जाता है कैरेज इनवार्ड को, मतलब लाने में जो भी खर्च हुआ है गाड़ी भाड़ा में। उसके बाद अगर कुछ माल वापस किए तो उसको घटाते हैं, और इस तरह से आपका एक अमाउंट निकलता है जिसमें माल की हमें लागत पता चलती है। अब हमें क्या करना है, इसी में अंतिम स्कंद को घटा देना होता है। लेकिन पहले आप क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक और ये वाला अमाउंट निकला इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं साइन करके बताता हूँ कुछ इस तरह से, इनको और इनको आपको प्लस करना है। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1,05,000।
1,05,00,000। मैंने कहा इसमें से आपको घटाना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, वो आपको संयोजन में नीचे मिलेगा, ऊपर में है इसका ना 16,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे, इसमें 16,000 रुपए को माइनस कर देंगे। तो ये हम माइनस कर रहे हैं 16,000 रुपए को, ठीक। तो 1,00,000 में 10 गए 90, 90 में 6 गया 84,500, ठीक है। 84,500 निकलेगा, ये आपकी निकल गई टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, माल की एक्चुअल लागत निकल गई 84,500। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जब भी कोई माल आप खरीदेंगे तो उसके आवागमन में जो भी खर्चे हुए वो उसमें जुड़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कई बार इनको खरीदने पर कुछ स्थापना व्यय होते हैं, स्थापित व्यय, वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो उन सबको जोड़ लेना है, उसके बाद उसमें से क्रय वापसी को घटा देना है और अंत में जो माल बच जाता है उसको भी घटा देना है। इस तरह से आपको एक माल की एक्चुअल लागत मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या जोड़ना होता है, आपके प्रारंभिक स्कंध को। प्रारंभिक मतलब तो शुरू से आपके पास माल बचा हुआ है, ठीक है, तो सब मिलाकर के आपकी कॉस्ट बनती है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये अमाउंट निकालना सीख लिया, पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर उसमें परचेस में कैरेज इनवर्ड को जोड़ लेना है, उसके बाद उसमें रिटर्न को माइनस कर देना है, फिर जो अमाउंट निकलेगा उसमें आप इसको प्लस कर देंगे। तो 80,500 में ये प्रारंभिक स्कंध प्लस हो गया ओपनिंग स्टॉक, फिर जो आया उसमें से क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम स्कंध को माइनस कर देना है, आपकी मेन अमाउंट निकल जाती है। इसके बाद क्या करना है, मैंने बोला निर्माण संबंधी बहुत सारे व्यय दिए गए हैं, उन व्यय को आप लाइन से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या क्या मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक है निर्माण व्यय और एक है निर्माण बीमा प्रीमियम। तो निर्माण व्यय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 1,400 रुपए का, तो वो देखो मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, निर्माण व्यय 1,400 रुपए, ठीक। दूसरा बीमा प्रीमियम 700 रुपए का है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंश्योरेंस निर्माण 7 आपको जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। इसमें आपकी मात्राएं जो आपको नहीं दिख पाएगा, निर्माण संबंधित बीमा, ठीक है। हाँ, बीमा है 700 रुपए का, ये मैंने लिख दिया 700 रुपए, ठीक है। चलिए और पढ़ते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद है मजदूरी 10,000 रुपए का। अच्छा, निर्माण की बिजली है 2,400 रुपए का, है ना, बिजली, निर्माण बिजली, मैन्युफैक्चरिंग लाइट, निर्माण बिजली, ठीक है, निर्माण बिजली मैंने कितना बोला था, 2,400, है ना। हाँ, 2,400 रुपए का है, तो ये आपने लिख लिया 2,400, ठीक है। इसके बाद मजदूरी है 10,000 का, मजदूरी के संयोजन है कि 600 रुपए अदद है। तो मजदूरी जोड़ना होता है क्योंकि माल को लाने संबंधित मजदूरी दी जाती है, तो ये इसमें जुड़ता है। तो मजदूरी को आप वेजेस बोलते हैं, तो वेजेस मतलब मजदूरी जो कि है 10,000, ठीक है। कितना है 10,000, इसमें आपको जोड़ना होता है आउटस्टैंडिंग को, क्या करना होता है, प्लस, है ना। तो जो अदद होती है वो जुड़ जाती है। अदद कितने की है, 600 रुपए की है। 10,000 में 600 जोड़ेंगे तो 10,600 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कोयला है, कोयला या ईंधन शक्ति, ऐसा जो खर्च दिखे तो वो इन्हीं का होता है, इसको भी ऐड कर लीजिए। तो कोयला को हम कोल बोलते हैं, है ना, कोयला 2,000 रुपए का, ठीक। अब इनका टोटल करना है और यहाँ पर लिख लेना है, क्या करके लिखेंगे, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, निर्मित माल की लागत। जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है। तो
84 और 10 94 और 94 हो गया वो, ये इसका 600 मैंने इसको दिया 3000, 94 और 3 97, 97 और 2 99 और ये 1,00,000, 1,07,000, 1,07,000 कितना हो रहे हैं 1,07,000 और ये 1,400, 1,00,000 कैलकुलेटर में आप जोड़ लेंगे देख के, 1,16,000 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, निर्मित माल की लागत 1,16,000। ठीक है, 1,16,000, वही चीज को आप यहाँ पर टोटल कर देते हैं। ठीक, अभी देखिए आपका व्यापार खाता नहीं बना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इस तरह से बनता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा, प्रारंभिक स्कंद। ठीक है, इसके नीचे क्रय लिखना होता है, क्रय में आप आगत गाड़ी भाड़ा को जोड़ेंगे और इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से क्रय वापसी को घटा देंगे, फिर इसको और प्रारंभिक स्कंद को जोड़ लेना है, इसमें अंतिम स्कंद को घटा देना है, एक कॉस्ट माल की लागत निकल जाती है। इसके बाद इसमें और जो भी खर्च हुए हैं, माल के निर्माण संबंधित व्यय, बीमा करवाने पर व्यय, मजदूरी और कोयला, ठीक है, इन सभी को लिखने के बाद आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है कि अब माल की लागत समस्त खर्चों को जोड़ने के बाद कितनी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करते हैं, विक्रय में से इसको घटाते हैं और सकल लाभ निकालते हैं। तो अब नीचे में आपको लिखना है विक्रय, विक्रय को आप बोलते हैं सेल्स। ठीक है, विक्रय में वापसी घटाना होता है। तो विक्रय कितने का है, विक्रय है 1,18,000 रुपए का, जो कि आपको कितने नंबर पे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे मिलेगा 1,18,000। तो मैं लिख लेता हूँ 1,18,000। इसमें से रिटर्न को माइनस कर देना है, तो वापसी को हम हटा देते हैं बच्चों। वापसी कितने का है, तो वापसी आपको बताया गया है, क्रय वापसी 1,200 रुपए का क्रय वापसी है, कितने का है 1,200 रुपए का। ठीक है, तो 1,200 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे, यह हमेशा विकलन में दिया जाता है। ठीक, तो 8 में 1 गया 7, 7 में 200 भी गया 6,800, तो 1,16,800 समथिंग आना चाहिए। हाँ वही है 1,16,800। तो हमने लिखा 1,16,800। ठीक है, 1,16,800। अब मैंने क्या बोला, इसी में से इसको काट देना है बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इसको लिख लो पहले 1,16,000 रुपए। अब दोनों को घटाना है, तो 1,16,000 में 1,16,000 घटाएंगे, 1,00,000 से 1,00,000 कट गया, 16,800 में 1,600 घटाना है, 800 में 1,600 गया 200 और 16,000 में 1,000 गया 15,200, है ना। अब आप देख सकते हैं सकल लाभ आपको 15,200 भी दिया है। तो आपको यहाँ लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को आप बोलते हैं सकल लाभ, जो कि कितने का है 15,200। ठीक, अब मुझे लगता है मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों ही इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप जो ना समझे हो अनाड़ी है, जो समझ गया हो खिलाड़ी है। देख लो, मैंने बार बार आपको बताया है कि रूल क्या होता है निर्माण खाते बनाने के, क्या सबसे पहले लिखा जाता है, कैसे इनको निकालने के बाद किसमें से क्या घटाना है वो मैं बता दिया हूँ। तो इस तरह से बनाया जाता है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन क्रियात्मक में है, क्रियात्मक नंबर 5 या 6 में एक ऐसा क्वेश्चन है,
जो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, शायद वो 4 है कि 5 है मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर एक है जो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। तो फॉर्मेट को याद रखना कि प्रारंभिक स्कंद के नीचे क्रय, क्रय में आपको जोड़ना होता है आगत गाड़ी भाड़ा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें रिटर्न को हटा देना है, और उसके बाद जो प्राप्त होता है उसमें प्रारंभिक स्कंद को जोड़ देना है। फिर जोड़े हुए अमाउंट के अंतिम स्कंद है तो घटाओ, नहीं तो फिर उसी को लिख दो। इसके बाद निर्माण संबंधी जितने भी खर्च हुए हैं, बीमा, कोयला, ईंधन, शक्ति, मजदूरी, उन सबको लिखने के बाद टोटल आपकी कॉस्ट निकल जाती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, निर्मित माल की लागत समस्त खर्चों को जोड़ने के बाद ही निकलती है। अब उसी में से विक्रय को घटाओ, तब तो पता चलेगा लाभ कितना हुआ। ऐसा नहीं कि केवल आपने माल खरीदा और कुछ वापस किया, बस उतने को ही लिख दिया, बाकी ये सब खर्च आप अपने जेब से करेंगे। व्यापार में जितने भी खर्च होते हैं, व्यापार के माल से संबंधित बेचने से पहले वो सब खर्चों को जोड़ना है, तब तो माल की एक्चुअल लागत निकलती है। ठीक है, हमने मान लिया मोटी मोटा कि आपका जो माल था वो 80 से 85 हजार का है, लेकिन जो समस्त छोटे छोटे खर्चे हुए हैं इसका क्या, तो माल की लागत तब निकलेगी जब समस्त खर्चों को जोड़ दोगे। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका समझने का। अब आप बनाते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि की शुरुआत होती है सकल लाभ से, जो कि आपने निकाल लिया 15,200 रुपए। ठीक है, तो अब लाभ हानि इसी पे बनेगा, लेकिन इससे पहले अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो जितने बच्चों ने देखा है आई होप इसको आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब यहीं से हमारा बनेगा लाभ हानि खाता। ठीक है, तो लाभ हानि खाते में देखो अलग से उसके लिए खाता नहीं बनाना, यही खाता रहेगा। जितने में आपका व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग का बन गया उसके नीचे से ही लाभ हानि बनता है। ठीक है, तो समझ लो हमारा खाता मिट नहीं रहा है, इसके नीचे कहीं समान में ऊपर में लिख रहा हूं, अब ये समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी आपका सकल लाभ निकले उसको समाकलन साइड में लिखना है लाभ हानि खाते में। तो अब शुरू हुआ है लाभ हानि खाता, तो सबसे पहले उसमें रहता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब सकल लाभ, जो कि था आपका 15,200। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट सबको दिख रहा है 15,200। इसके बाद समस्त खर्चे जो वेतन, कमीशन, बीमा इत्यादि आपको प्रश्न में दिए जाते हैं उनको लिखना है। ठीक है, जिसमें निर्माण शब्द नहीं होगा, तो एक बार इसको मैं हटा दूं। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से जितने भी खर्च हैं, मरम्मत, निर्गमत वाहन व्यय, किराया, कानूनी व्यय, कार्यालय का वेतन, पीएफ, ब्याज, कार्यालय बीमा, ये पूंजी से ऊपर तक के सारे खर्चों को लिखना है, जिसके अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलो फिर से इस पर मैं टैप करके इसको वो कर लूँ ताकि आपको केवल ये दिखाई दे। ठीक है, ओके, ठीक, चलो तो सुनते जाना लाइन से, मैं एक एक टॉपिक को लिखते जाता हूँ कि क्या क्या हमारे खर्च हैं। सबसे पहला है आपका मरम्मत 1,000 रुपये का। मरम्मत को हम रिपेयर बोलते हैं, तो रिपेयर या मरम्मत 1,000 रुपये, तो ये लिख दिया 1,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपका है निर्गमित माल की लागत, वाहन व्यय, ये भी एक आगत होता है, तो उसको व्यापार में लिखते हैं। ये बाह्य होता है जिसको आउटवार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेज आउटवार्ड आपको लिखना है। ठीक है, कैरेज आउटवार्ड्स कितने का है, ये 900 रुपए का है, तो आप लिखेंगे 900 रुपए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्या है, कार्यालय का किराया 2445। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं ऑफिस रेंट। क्या बोलते हैं, ऑफिस रेंट। 2400 कितना बोला मैंने, 45 है ना, 45 है कि 25 है, 25 है, 2425। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कानूनी व्यय है, तो कानूनी व्यय हुए 600 रुपए। टू कानूनी व्यय को हम लीगल चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप कहेंगे लीगल चार्ज। ठीक है, 600 रुपए का है, तो आप लिखेंगे 600 रुपए। ठीक, इसके बाद ऑफिस का वेतन है, ऑफिस का वेतन है 6,600। अब यहाँ पर एक संयोजन को आपको पढ़ना है, उसमें बोला है वेतन के 250 रुपए, वेतन के 250 रुपए अदद। ठीक है, तो
इसमें एक और चीज है जो आपको प्रश्न में दिया है कि 50% मालिक का अंशदान, ठीक है, 50% मालिक का अंशदान बोला है। 800 का 50% इसमें आपको ऐड कर देना है, 400 रुपये होगा। तो 6600 में 400 प्लस करेंगे, उसके बाद 250 को प्लस करेंगे, तो 6 में 7250 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, तो ऑफिस सैलरी 6600, ठीक है। तो एक और जो अंशदान था पीएफ का, उसका भी इसमें 400 रुपये सैलरी का शामिल है। तो जो आपका पीएफ है ना, किसका पैसा है, पीएफ का, उसमें ऑफिस एम्प्लॉय का सैलरी शामिल है। किसका, ऑफिस एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय का। तो ये 400 रुपये इसमें जुड़ेगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 7000, और इसमें अब जुड़ेगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्या जुड़ेगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या था, 250 रुपये था, ठीक है। वेतन के 250 रुपये देने हैं, तो आप ये 250 रुपये यहाँ पर जोड़ देंगे, तो सीधा आपको लिख लेना 7250, ठीक है। तो इस तरह से इस बार पूरे संयोजन को ध्यान से नोट कर लेना। इसके बाद बाकी के जो अब बताया गया है कि पीएफ अंशदान का 50% देने के बाद जो 50% बचा उसको लिख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पीएफ जो बचे 400 रुपये उसको लिख लो, बता देना कि 50% यहाँ लिख लें, 50% तो ऊपर लिख दिया, ठीक। इसके बाद अच्छा मैं देख लेता हूँ, कई बार वीडियो बीच में बंद हो जाता है, नहीं हुआ है, ठीक, वीडियो चल रहा है। हाँ, तो इसके बाद ब्याज आपको दिया है 125 रुपये का, और ब्याज का एक संयोजन है कि आदर्श ब्याज 125 रुपये, दोनों को जोड़ करके 125 250 बोल देना है। तो ब्याज को आप बोलेंगे इंटरेस्ट, क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। उसमें एक आउटस्टैंडिंग भी है, तो दोनों जुड़ेगा, तो दोनों भी 125 हैं, तो दोनों मिला करके 250 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेना है। इसके बाद कार्यालय व्यय बीमा प्रीमियम है, दो ही चीज है। कार्यालय व्यय 600, बीमा प्रीमियम है 600 रुपये का, और प्रीमियम में कोई भी संयोजन नहीं है, तो 600 का 600 लिख देंगे, ठीक है। बीमा